नमस्कार दोस्तों। और आज हम फिर से आए हुए हैं यूपी के एक शानदार डेयरी फार्म पे। और ये डेयरी फार्म है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सेट जो है यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी बढ़िया डेयरी फार्म है ये। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर अलग हो रही है, और वो है एक फार्म ट्री जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए यहाँ का डाटा इकट्ठा किया जाता है। मतलब उसमें जो है पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें ब्रीडिंग, क्रॉसिंग, तमाम चीज़ें हैं फार्म की जो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिकॉर्ड की जाती है। तो उसका जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के बाद अलग से देखने को मिलेगा, और वो स्पेशल पूरा वीडियो उस फार्म ट्री सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होगा। तो वो जानकारी आपके काफ़ी काम आ सकती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम सिर्फ इस फार्म के बारे में बात करेंगे और इस फार्म की जानकारी जो है आपको देंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सेट जो है यहाँ पर बनाया गया है। इधर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक जो है यहाँ पर मिल्क पार्लर भी लगाया गया है। तो इसका वीडियो भी मैं आपको अलग से दूंगा, क्योंकि ये जानकारी आपको बताऊंगा कि कैसे आप लगवा सकते हैं एक मिल्क पार्लर छोटा सा अच्छा सा। तो इस इंटरव्यू को आप पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम विवेक वाधवा है और हमारा डेयरी फार्म फरीदपुर गांव, तहसील सिकंदराबाद, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पड़ता है। सर ये बताइएगा जब आप डेयरी फार्म में कैसे इस बिज़नेस में आप आए और कितने गायों से आपने शुरू किया था? हम लोग ने ये बिज़नेस पिछले साल जुलाई में चालू किया था और हम लोग का सोचना था कि हम लोग को वापस रूट्स पे जाके कुछ काम करना चाहिए, तो इसलिए हम लोग ने गायों के काम से और पशुपालन से काम से चालू किया है। तो हम लोग ने पिछले साल 16 गायों से काम चालू किया था पिछली जुलाई में, और इस साल इस जुलाई तक हम लोग ने करीब 100 पशु कर लिए हैं। और जो हम लोग ने पशु खरीदे हैं वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब से लेके आए थे। सर मतलब आप पहले इससे क्या करते थे और क्यों आप इस बिज़नेस में आए? जी, इससे पहले मैं टेक्सटाइल्स में था। मेरी जो एजुकेशन है वो भी टेक्सटाइल्स की है, बट टेक्सटाइल्स में 7-8 साल गुजारने के बाद मुझे ये लग गया कि मुझे और अपने रूट्स के करीब जाना चाहिए, ऐसे काम में लगना चाहिए जिससे लंबी आमदनी हो सके और लंबे समय तक वो काम चल सके। तो पशुपालन और एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है और हमारे किसान काफ़ी खुश भी हैं इस चीज़ों से, तो इसलिए मैं इस काम में आना चाहता था। अभी सर जो आपका ये डेयरी फार्म है ये HF गायों का है जी, तो आपने HF गाय का ही चयन क्यों किया, थोड़ा ये बताइए। सर HF गाय का चयन करने का इसलिए सुझाव लिया गया था और किया भी गया था क्योंकि ये सबसे अच्छा प्रोडक्शन करने वाली गाय हैं जो कि अभी तक इंडिया में अवेलेबल हैं। ये एक्चुअली 50 साल पहले इनका इंपोर्ट चालू हुआ था सीमेंट का, बट अभी जो है ये गाय इसलिए फेमस है क्योंकि इनका दूध बहुत ज़्यादा जाता है। जो हमारे पास गाय हैं वो एक समय पे 20-25 लीटर तक दूध देने वाली गाय हैं, तो टोटल 40 लीटर दूध देने तक वाली गाय भी हैं, और जो मिनिमम जाता है इनका वो 20 से 25 लीटर ही जाता है। और जैसे आप दिल्ली NCR में खड़े हैं तो वहाँ गाय के दूध की भी बहुत डिमांड है और आपको एक प्रीमियम मिल सकता है। तो जनरली हम भी अभी मिल्क बॉटल्स में ही दूध बेच रहे हैं जो कि अराउंड 65 रुपीज़ लीटर जाता है। तो एक अच्छा बैलेंस बन जाता है जो कि हमारा खर्चा हुआ है और जो गाय हमें खा के और पैदावार देती हैं। ठीक है सर, अब आप ना अपने फार्म के शेड के बारे में बताइएगा, कितने में ये बना हुआ है? जी, तो जैसे आप ये शेड देख सकते हैं, ये 160 बाय 180 का शेड बना है। ये वाला शेड? जी, सिर्फ ये वाला शेड 160 बाय 180 का बना है। इसके अलावा 40 फीट जो है एक्सटेंडेड एरिया है जहां गाय घूम सकती हैं, जा सकती हैं और एनवायरनमेंट को भी इंजॉय कर सकती हैं, क्योंकि इन गायों के लिए चलना फिरना बहुत ज़रूरी है ताकि ये उनकी पाचन शक्ति भी बढ़ाती हैं और घूम फिर भी सकती हैं। पूरा फार्म आपका कितने बीघे में है सर? सर पूरा फार्म हमारा 35 बीघे में है। जी, अगर मान लिया सर सिर्फ इस शेड को बनाएं कोई, जैसे आपने साइज बताया इसका, तो कितने लाख रुपए खर्च हो सकते हैं? सर अगर आप एकदम बेस से चालू करेंगे कि मान लीजिए आपका खेत है और मिट्टी और सब कुछ सिविल काम करना है, तो कम से कम 35 से 40 लाख का खर्चा आ जाएगा, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। जमीन भी खरीदनी होगी इसमें, मतलब नहीं, जमीन खरीदनी नहीं होगी, लेकिन आप अगर खेत से एकदम बेस से चालू करेंगे तब 35 से 40 लाख का खर्चा आ जाएगा। मतलब उसमें फैन वगैरह ये सब फोकस, मतलब ऑल इंक्लूसिव लग जाएगा। जी। तो सर मान लिया अभी आपका आगे क्या टारगेट है इसमें, इस बिजनेस? सर अभी जैसे हमारे पास इस शेड में सिर्फ 70 गायें हैं, तो हमारा टारगेट है इस शेड में कम से कम 120 गाय आ जाएंगी। और हर गाय को कम से कम 2 से 2.5 फीट की जगह चाहिए होती है खड़े होने के लिए, चारे के लिए और घूमने फिरने और स्वस्थ रहने के लिए। तो इस शेड का हमारा प्लान है अभी 120 काउस करने का। और हमारे यहाँ आप देख सकते होंगे 4 ग्रुप्स बने हैं अभी, A, B, C, D। तो ये कौन सी गाय कितनी ब्यात की है और कितना दूध देती है उस पर डिपेंडेंट होकर हमने ये ग्रुपिंग भी कर रखी है। पर डे एक टाइम का मिल्किंग, मान लिया सुबह का मिल्किंग आपका कितना प्रोडक्शन हो जाता है? 650 लीटर के आसपास सारी गाय मिला के। जी, उसको फिर आप किस इस्तेमाल में ले रहे हो? मतलब आप दूध बेचते ही हो, घी वगैरह और कुछ भी करते हैं? तो जो हमारा मेजॉरिटी है 75% जो है वो हमारा मिल्क बॉटल्स में जाता है, जो कि सुबह की डिलीवरी होती है।
जो 25% हमारा और दूध है वो हम घी बनाते हैं, शुद्ध प्योर देसी घी बनाते हैं और इसको भी ग्रेटर नोएडा के मार्केट में ही बेचते हैं। घी किस प्राइस पे जा रहा है आपका? सर हमारा घी अभी 1250 रुपये किलो में जाता है। रहता है। इसके अलावा सर आपका फीडिंग के बारे में और बताइएगा एक तो आप जो आपको क्या क्या इनको यहाँ पे खिला रहे हैं। सर जैसे आप देख सकते हैं अभी गाय अच्छा खासा खाना खा चुकी हैं, तो इनको सुबह और शाम दोनों टाइम चारा चलता है। चारे में हम लोग हरा मक्का देते हैं जो कि खेत से फ्रेश कट के आता है। दूसरा, इनको एक कस्टमाइज फीड चल रही है जो कि हम अपना ही न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट से बनवा के गायों के ग्रुप के अनुसार बनवाते हैं और उनको खिलाते हैं। तीसरा, इनको भूसा चलता है जो कि इनका पेट भरने और फाइबर पहुंचाने के लिए होता है। अगर कोई ऐसी गाय है या कोई ऐसा ग्रुप है जिसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट और टॉक्सिक बाइंडर भी चलाते हैं एज़ पर देयर ग्रुप रिक्वायरमेंट। और आप जो पीछे मशीन खड़ी है इसको आप किस काम में ले रहे हैं? सर इसको TMR बोलते हैं। तो ये गायों के चारा चराने के लिए सबसे फ़ायदेमंद मशीन है क्योंकि इससे आपकी लेबर की भी बचत होती है और आपका चारा भी अच्छी तरह से मिक्स होता है। तो TMR का फुल फॉर्म ही टोटल मिक्स राशन है। तो जितना भी मैंने आपको बताया, जो भी गायों की रिक्वायरमेंट होती है खाना खाने की, जो भी हम चलाते हैं तो दोनों टाइम इसी से फीडिंग होती है। ठीक है सर, इसका कहाँ से आपने मंगाई थी और कितनी कीमत पड़ गई? सर ये हमने टर्की से इंपोर्ट की थी और अप्रॉक्सीमेट 12 लाख के आसपास की मशीन पड़ जाती है। बट ये 12 लाख आपके अगले 2-3 साल में निकल भी जाएंगे क्योंकि आप लेबर से भी पैसे बचा सकते हैं और गायों को अच्छा पोषण भी दे सकते हैं। सर मान लिया अभी आपका जैसा फार्म है और आपने गायों की जो संख्या बताई जी, उस पर कितनी लेबर आपको चाहिए और कितनी है अभी? सर जैसे अभी 70 गायें हैं तो इस पर हमारे पास करीब 5 लेबर हैं जो हमारा काम संभाल लेती हैं। इसके अलावा जब गाय 120 हो जाएंगी, कुछ बच्चे भी बढ़ जाएंगे, तो 2 से 3 लेबर और एक्स्ट्रा चाहिए होंगे इस पूरे फार्म को संभालने के लिए। अब 2-3 सवाल सर कुछ आम है किसानों के, जैसे एक तो ये कि जो वेस्ट गोबर है इसको अभी किस काम में आप ले रहे हैं? सर जो अभी वेस्ट गोबर है सुबह शाम दोनों टाइम उठता है और इसके लिए हमारा प्लान है वर्मी कंपोस्ट बनाने का, क्योंकि इस रीजन में, नॉर्मली सारे रीजन में नर्सरीज बहुत होती हैं जो कि पेड़ पौधे लगाने के लिए वो अलग से अपने बेचती हैं। तो उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल दिया हुआ है, तो उनके साथ हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना के बेचेंगे, जो कि आसपास की नर्सरीज़ में बहुत ही डिमांड रहती है। तो अच्छा प्राइस भी मिलता है और हमारा गोबर भी चला जाता है और फार्म साफ़ सुथरा भी रहता है। और इस फार्म की एक और खासियत भी है कि यहाँ का गौमूत्र हो, पानी हो या गोबर हो, इस फार्म के बाहर कहीं भी नहीं जाता है। तो यहाँ हमने एक तालाब जैसा एक कवर्ड एरिया बना रखा है, तो उसमें ही गोबर का जो पानी होता है या गायों का गौमूत्र होता है पानी के साथ जाता है और हम उसको ही अपने खेतों में छिड़काव करते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा नेचुरल हमारे फार्म्स को कुछ और नहीं मिल सकता। आप अगर उसमें खाद डालेंगे या पेस्टिसाइड डालेंगे, इससे अच्छी ग्रोथ किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती है। सर एक सवाल बहुत अहम रहता है जो हर बार किसान पूछते हैं जी, कि इनके जो बछड़ों का है वो क्या किया जाए। अच्छा, और आप क्या कर रहे हैं? सर जो हमारे पास बछड़े आते हैं या हम कहाँ से गाय लाते हैं या अपने यहाँ से भी गाय लाते हैं, तो उनको हम दूध पिलाते हैं, उनको अच्छा खाना खिलाते हैं और उसको फिर हमें गौशाला को दान देते हैं, क्योंकि उनका भी टारगेट रहता है कुछ आगे बढ़िया करने का। और हम उनको पालते तो हैं जब तक वो स्वस्थ रहते हैं, उसके बाद उनको बढ़ा चढ़ा के गौशाला को दान कर देते हैं। इसके अलावा सर मान लिया किसी को अगर आपसे गाय लेनी हो तो क्या आप गाय वगैरह बेचते भी हैं? जी जी, हमारा इस साल का प्लान है कि हम कुछ परसेंटेज ऑफ गाय बाहर लोगों को भी दें, क्योंकि हमारे पास भी गाय बहुत अच्छी आई हैं पंजाब और हरियाणा से और यूपी से भी। तो हम लोग ने जो यहाँ खुद ब्रीडिंग की है उस तरीके की गाय प्रेग्नेंट करके भी हमारा आगे बेचने का प्लान है। तो जो भी ग्राहक इच्छुक को अच्छी गाय लेना चाहता है वो ज़रूर हमारे यहाँ आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा सर मान लीजिए जैसे आपने उधर एक वो भी देखा हुआ है जी, भूसा पैक करा के आपने रखा हुआ है, जी, तो इसको भी किस काम में आप ले रहे हैं ये बताइएगा। सर ये भूसा हमने मंगाया था राजस्थान से। तो इसको मंगाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जब इतना सारा भूसा भरते हैं तो कई बार ऐसा होता है किसानों के पास भूसा भरने की जगह कम पड़ जाती है। तो इस भूसे को आप कॉम्पैक्ट करके इस बेल फॉर्म में रखेंगे तो 150 किलो का एक बेल होता है। तो काफ़ी कम जगह में बहुत ज़्यादा भूसा स्टोर किया जा सकता है और ये 3-4 सीज़न तक चल सकता है, भूसा ख़राब भी नहीं होता है। इसके कितने वेट का होता है एक पैकेट? 150 किलो का होता है एक। वैल्यू क्या होगी इसकी? इसका आप 5.5 रुपये के हिसाब से 1 किलो लगा सकते हैं। 1 किलो, जी, ठीक है। और मतलब इसको खाने में कोई दिक्कत तो नहीं करती? नहीं नहीं, गायों को इसको खाने में भी कोई दिक्कत नहीं और नॉर्मल भूसा होता है उसके साथ मिक्स करके भी आप खिला सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। एक मशीन और आपके पीछे ये, इसको किस काम में ले रहे हैं आप फार्म में? सर ये हमारी चारा काटने की मशीन है। जैसे आप इधर देख सकते हैं आज सुबह का मक्का आया हुआ है, तो इससे चारा काट के फिर TMR में डाल के फिर गायों को खिलाया जाता है। ठीक है। और काफ़ी आपने जो है फ़ैन भी लगाए हुए हैं ऊपर। जी जी, तो ये क्यों इनको लगाने का कारण?
सर ये फ़ैन एक्चुअली सबसे बड़े अवेलेबल हैं अभी मार्केट में, 52 इंची के फ़ैन्स हैं। और इनको लगाने का पर्पस ये है कि गायों को हवा लगती रहनी चाहिए, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है और हवा में नमी इतनी ज़्यादा है कि अगर गायों को हवा नहीं लगती रहेगी तो वो हाँफने लग जाती हैं, और अगर स्ट्रेस में आएंगी तो अपने आप ही दूध कम हो जाता है। इसके अलावा सर एक साइड आपका उधर भी है जी, जो आपने अलग बनाया हुआ है जी, उसके बारे में और बताएं। वो सर हमारा शेड है 120 बाय 40 का, और वो हमने मेनली बनाया है बच्चों के लिए और हीफर्स के लिए। तो होता क्या है, बच्चे धीरे धीरे जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उनकी ग्रुपिंग करना ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उनको उनकी एज के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से पशु चारा या आहार देना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं अभी 4 ग्रुप हैं। तो छोटे 2 महीने से बच्चे के लेके 15 महीने तक के बच्चे हैं हमारे अभी पास। ठीक है सर। एक मान लिया HF गाय जब आप खरीदते हैं जी, तो कितनी कीमत की पड़ जाती है 30 लीटर की गाय आप? सर 30 लीटर की गाय आप अगर पंजाब से लाओगे, जी पंजाब से अगर आप HF का लाओगे तो 90,000 95,000 की पड़ जाती है। अच्छी ब्रीड की गाय जो कि HF का मानक होता है उसके हिसाब से गाय मिलती हैं। गाय 30 लीटर की 75,000 से भी चालू होती है, लेकिन वो लंबी ब्याज तक नहीं चल पाती हैं और उनके बच्चे भी कुपोषित पैदा होते हैं अगर वो खुद की ब्रीड उनकी अच्छी ना हो तो। ठीक है। आपने बताया कि काफ़ी 600 साढ़े 600 लीटर मिल्क आपके पास जी, आता है एक समय का। फिर उसको आप मार्केट किस तरह से भेजते हैं? बोतल में पैक करा जी, तो यहाँ से अपनी गाड़ी भेजते हैं या फिर जी, लेने आते सर हैं? हमारी गाड़ी है जो कि इंसुलेटेड वैन है, वो क्रेट्स में सारा दूध पैक हो जाता है, मिल्क बॉटल्स रखी जाती हैं और उसके बाद सोसाइटीज़ हैं ग्रेटर नोएडा नोएडा में, तो वहाँ डिलीवरी बॉयज़ हम लोग ने अरेंज किए हुए हैं ग्रेटर नोएडा नोएडा में, तो वो इंसुलेटेड बैग्स में वो मिल्क बॉटल्स पहुँचाते हैं घर तक। ठीक है सर। इसके अलावा मान लिया किसी किसान भाई को छोटे स्तर पे, आपको तो काफ़ी जी, बड़े स्तर पे है, जी, अगर डेयरी फार्म शुरू करना हो तो वो कितने से सही रहेगा, कितने पशु से शुरू करें? सर जैसे अगर कोई छोटा किसान भाई हमारा काम चालू करना चाहता है तो 10 पशु से कम चालू करना चाहिए, क्योंकि आप 10 पशु लाते हैं तो आपका वो एक साइकिल बन जाता है प्रेग्नेंट होने का, दूध निकलने का, ड्राई होने का, और आप अगले साल तक उसको डबल कर सकते हैं पशुओं की संख्या को। जी, यानी फिर भी 10 पशु से शुरू करें एक, और उसके लिए एक शेड छोटा सा, जी, तो कितना खर्चा उसका आ जाएगा मिनिमम? सर अगर छोटा शेड बनाना है तो कम से कम 10 लाख रुपए लगेगा उस 20-25 गायों के शेड को बनाने के लिए, ताकि आप अगले साल भी उसको गायों को वहाँ रख सकें। वो वाला शेड सर आपका कितने साइज का है? सर 120 बाय 40 का है। और कितना पशु उसमें आ सकते हैं? उसमें सर बच्चे आ सकते हैं, कम से कम 50-55 बच्चे आ सकते हैं, और उसके पीछे रेस्टिंग एरिया भी हम लोग ने एक्सटेंडेड दिया हुआ है ताकि बच्चे खेल भी सकें और घूम सकें और उनकी सेहत और स्वस्थता बनी रहे। इसके अलावा सर आप इधर बताइएगा, आपने ये डेयरी फार्म के लिए क्या जी, बनाया हुआ मेडिसिन रूम? सर ये जितनी भी मेडिसिन लगती हैं गायों के लिए अमूमन वो सारी आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगी, और जनरली इसको रिप्लेस करते जाते हैं एक्सपायरी या गायों को जैसे भी इलाज चल रहा हो। तो गायों को जनरली बीमारियाँ जो नॉर्मल होती है, मेस्टाइटिस होती है, बुखार आ जाता है या मिल्क फीवर आ जाता है, तो उसकी दवाइयाँ हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि कभी भी रात बेरात इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और हमारे पास एक अपना खुद का वेट है जो कि 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं और हमारे फार्म पे ही रहते हैं, ताकि जब भी किसी गाय को कोई दिक्कत हो वो हो तो आपने एक डॉक्टर करने के लिए। जी, डॉक्टर आपने परमानेंट रखे? जी, जी, परमानेंट डॉक्टर हैं हमारे यहाँ जो कि। उनको फिर किस तरह से पे करते हो आप, डे के हिसाब से या मंथली? नहीं, उनको मंथली सैलरी देते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ एम्प्लॉय ही हैं, तो और वह यहीं रहते हैं, तो उनका खाना पीना और सारी मंथली सैलरी हम लोग से ही जाती है। ठीक है सर। मतलब फिर भी एक डॉक्टर को अगर कोई रखना चाहे, जी, फैमिली डॉक्टर पशुओं के लिए मतलब, जी, तो कितना देना सही रहता है? सर अगर उन्होंने डिप्लोमा किया है और 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 20,000 से वो सैलरी चालू हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस और उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है उस हिसाब से। जितनी बंदे की नॉलेज है भाई उसको उतना मेहनताना देना बनता है। गाँव में तो वैसे ही सीख लेते हैं काम। जी, जी, और वो इंजेक्शन लगाने आते हैं, जी, तो उनको अगर रखना हो महीने के हिसाब से तो कितना देना चाहिए उनको अमाउंट? सर अगर आप किसी गांव का बंदा है और वो आपके जानने वाला है तो कम से कम 15,000 उनको देना बनता है। और मेरे हिसाब से डेयरी इंडस्ट्री में डॉक्टर का होना मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गायों के रख रखाव और प्रिवेंशन में क्या किया जाए। इंजेक्शन लगाने के लिए तो आप गांव से भी डॉक्टर को बुला सकते हैं और लोगों से भी लगवा सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर मैनेजमेंट जो गायों का सिखा सकता है या कर सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।